अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब मेल्स के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी यानी बलूगत के वक्त स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ सारी ज़िंदगी चलता रहता है। लेकिन फीमेल के अंदर जो एग प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर 50 साल की उम्र तक जारी रहता है। अलबत्ता ये ड्यूरेशन मुख्तलिफ फीमेल के अंदर वेरी कर सकता है। अब मेल में स्पर्म तो डेली पैदा होते हैं प्यूबर्टी के बाद, लेकिन फीमेल में प्यूबर्टी के बाद एग डेली पैदा नहीं होता, बल्कि एक माह में तकरीबन 28 दिन में सिर्फ एक दफ़ा पैदा होता है। और ये डेली हर माह पैदा होता है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एग प्रोडक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में तब्दीली वाक़ होती है। पूरे साइकिल में वो तब्दील होता रहता है। अब कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो कि यूट्रस के अंदर रूनमा होती हैं, उन तब्दीलियों को हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल। और कुछ तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो कि ओवरी के अंदर रूनमा होती हैं। ये ओवरी हमने बड़ी करके दिखाई हुई है, तो उन तब्दीलियों को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। तो यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल, इन दोनों को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं और इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। और इस साइकिल को एक हार्मोन कंट्रोल करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और उस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के 4 स्टेप में, हमने इसको 4 स्टेप में तकसीम किया है। 3 स्टेप में भी है किसी बुक्स के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे 4 स्टेप में तकसीम करके स्टडी करेंगे। लेकिन स्टडी करने से पहले आपको ये जो ग्राफ बने हुए हैं इनको समझा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं। अब ये जो ग्राफ है, याद रखें, ये जो नीचे आपको ड्यूरेशन दिया है डे 1 से लेकर डे 28 तक, क्योंकि रिप्रोडक्टिव साइकिल 28 दिन का है तो एक तरफ टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस दिखाई गई है। और एंडोमेट्रियम हमें पता है यूट्रस की इंटरनल वाल है। मसलन यहाँ पे देखेंगे आपको यूट्रस नज़र आ रही है। सबसे बैरूनी वाल पेरीमेट्रियम होती है और ये जो थिक वाल होती है इसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है वेलवेटी सी, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन में एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती और कम होती रहती है। तो ये मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन में ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस दिखाई हुई है। अब इस ग्राफ में देखें ओवेरियन हार्मोन सिक्रीशन, कि ओवरी के हार्मोन कब सिक्रीट होते हैं। मसलन ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किस वक्त में उनकी सिक्रीशन ज़्यादा और किस वक्त में कम होती है। फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, यानी ओवरी के अंदर एग प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फॉलिकल किस वक्त में किस कंडीशन में है। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन टाइम ड्यूरेशन में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ में ओवरी के अंदर दिखाया हुआ कि एग प्रोडक्शन कैसे हो रही है। यहाँ पे टाइम इस डायरेक्शन में चलेगा, यानी यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल है, ये इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल, और इस तरफ से ये इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस होगा। उसके बाद इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं गोनेडोट्रोफिन सिक्रीशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस पूरे साइकिल को पिट्यूटरी ग्लैंड से जो रिलीज़ होते हैं हार्मोन गोनेडोट्रोफिन कंट्रोल करते हैं। गोनेडोट्रोफिन 2 तरह के होते हैं, एक होता है गोनेडोट्रोफिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है गोनेडोट्रोफिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम एक एक स्टेप को 1 बाय 1 देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को ये 4 स्टेप हैं जिनमें हमने तकसीम किया, एक मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेशन फेज़ और ल्यूटल फेज़। अब यहाँ पे अब ये साइक्लिक एक्टिविटी है, इसको आप मेंस्ट्रुअल फेज से भी या फॉलिकुलर फेज से भी शुरू कर सकते हैं। अगर तो फीमेल के अंदर एग प्रोडक्शन प्यूबर्टी के वक्त पहली दफ़ा शुरू हो रही है तो आप उसको फॉलिकुलर फेज से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसी फीमेल जिसमें साइकिल चल रहा है तो वहाँ पे आप उसको मेंस्ट्रुअल फेज से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी के वक्त पहली दफ़ा यानी मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो उस पहले साइकिल को हम मेनार्की कहते हैं। और वो जो आखिरी साइकिल होता है 50 साल की उम्र के करीब, उसको हम मोनोपाज कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, जब फीमेल में माहवारी शुरू होती है, ब्लीडिंग शुरू होती है, तो वो ब्लीडिंग दरअसल किस वजह से होती है, वो एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है। यानी यहाँ पे देखें, ये जो एंडोमेट्रियम आपको नज़र आ रही है ये क्या होगी, ये डीजनरेट होगी, ये सारी की सारी यहाँ से डीजनरेट होके तो ये ब्लड की शक्ल में, डेब्रीज की शक्ल में इस यूट्रस से वेजाइना के रास्ते ये बाहर निकल जाएगी, यही ब्लीडिंग होगी। तो जिस दिन माहवारी स्टार्ट होगी, फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, उसको वो पहले दिन से ही आप कह लें जो अगला साइकिल है, अगला एग प्रोडक्शन का साइकिल है वो शुरू हो जाएगा, वो पहला दिन। मसलन यहाँ पे आप देखें,
ये 27 के बाद जो 28वां दिन है उसको पहला तस्वर किया गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई, इसको यानी ये यहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गई। और यहीं पे देखें ये जो रेड कलर है ब्लीडिंग को शो कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रही है। तो ये मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। अब उसके बाद होगा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन पैदा होगा जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होगा। अब याद रहे पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है हार्मोन पैदा करने के लिए, क्योंकि किसी भी इवेंट जो सा ना उसकी स्टिमुलस होती है, यानी वो इवेंट पहले से मौजूद, जब इवेंट मुकम्मल होगा तो फिर अगला इवेंट शुरू होगा। दरअसल जब प्यूबर्टी बुलूगत के वक्त, बुलूगत जो सा प्यूबर्टी स्टिमुलस, जब प्यूबर्टी का स्टेज आता है वो टाइम ड्यूरेशन आता है, तो हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आगे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसके स्टिमुलस की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने आपको बता दिया ये गोनेडोट्रोफिन की किस्म है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को कि वो एग को मैच्योर करें। यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा कि फीमेल के अंदर पूरी लाइफ के अंदर जितने भी एग बनने होते हैं वो फीमेल की बर्थ से पहले ओवरी के अंदर बन जाते हैं, यानी फिटस स्टेज में बिफोर द बर्थ ओवरी के अंदर एग बन जाते हैं। और हर फीमेल में, एक नॉर्मल फीमेल में दोनों ओवरीज में 2-2 लाख, यानी 2 लाख इस ओवरी में, 2 लाख दोनों ओवरी में 2-2 लाख जोन से हैं फॉलिकल्स के अंदर एग जोन से हैं वो बन चुके होते हैं। और ये एग प्रोडक्शन का प्रोसेस हम ओवोजेनेसिस के प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। और फीमेल में ये 2-2 लाख एग बन चुके। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होता है ना तो वो उन लाखों फॉलिकल्स में से, यानी लाखों एग जोन से फॉलिकल के अंदर होते हैं, तो लाखों में से सिवरल बहुत सारी, यानी वो बहुत सारी सैकड़ों या हज़ारों में फॉलिकल्स हो सकती हैं जिनको वो स्टिमुलेट करता है कि वो एग को मैच्योर करें। क्योंकि सारी की सारी फॉलिकल्स ने एग को नहीं बनाना होता, क्योंकि लाखों फॉलिकल्स के अंदर 2 लाख दोनों तरफ एग मौजूद हैं। लेकिन फीमेल में पूरी लाइफ में तकरीबन 450 के करीब ही एग हैं जो कि मैच्योर हो पाते हैं और रिलीज़ हो पाते हैं, 450 यानी उन लाखों में से। तो होता क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की स्टिमुलस की वजह से ओवरी के अंदर जो फॉलिकल हैं बहुत सारी फॉलिकल्स स्टिमुलेट होती हैं, वो के फॉलिकल्स डेवलप होती हैं। लेकिन उन बहुत सारी फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर हो पाती है। यहाँ पे देखें ये डेवलपिंग फॉलिकल है ना, ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें से सिर्फ एक फॉलिकल जोन सी वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, यानी ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें से सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर हो पाती है और बाकी जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और उनके डीजनरेशन के प्रोसेस को हम फॉलिकल एट्रीसिया कहते हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बनना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बनना यानी इसके सिक्रीशन में ज़्यादती स्टिमुलस होता है ओवरी के लिए, यानी उसके स्टिमुलस की वजह से ओवरी एक हार्मोन पैदा करती है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। यहाँ पे देखें ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन की जब पैदा होगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन के, यानी यहाँ पे देखें ये फॉलिकुलर स्टेज मुकम्मल हो गई, अभी ये फॉलिकुलर स्टेज जा रही है। एस्ट्रोजन हार्मोन के 2 काम हैं, एक तो इसका काम है ये एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है। यहाँ पे देखें एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन जैसे जैसे बढ़ रही है एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है, यानी एंडोमेट्रियम वेस्कुलराइज हो रही है। वेस्कुलराइज से मुराद है इसमें ब्लड कैपिलरीज बढ़ रही हैं, ये साइज में बढ़ रही है, ये प्रोलिफरेट हो रही है। प्रोलिफरेट से मतलब है बढ़ना, किसी चीज़ का साइज में या तादाद में बढ़ना। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन हो रही है, इसी वजह से हम इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं या प्री ओवोल्यूशनरी फेज, यानी प्री ओवोल्यूशनरी से मुराद एग के रिलीज होने से पहले वाली फेज भी इसको हम कहते हैं। और याद रखें जो मेंस्ट्रुएशन की फेज़ है ये तकरीबन 1 से 5 या 1 से 7 दिन तक होती है, ये मुख्तलिफ फीमेल में वेरी करती है। अच्छा, ये प्रोलिफरेटिव फेज़ में एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे देखें यहाँ एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो गई थी, तो प्रोलिफरेटिव फेज़ में एंडोमेट्रियम जो सी है वो दोबारा से देखें डेवलप होना शुरू हो गई है, वो वेस्कुलराइज होना शुरू हो गई है। अब ये तो एक काम हो गया एस्ट्रोजन का। अब एस्ट्रोजन का दूसरा काम ये है
कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे एज ए नेगेटिव फीडबैक काम करती है। नेगेटिव फीडबैक कहते हैं कि एक प्रोडक्ट बनने की वजह से उस रिएक्शन का जो पहले वाला प्रोडक्ट है उसके सिक्रीशन में कमी, यानी पहले जो मौजूद केमिकल है उसके सिक्रीशन में कमी पैदा हो जाए। अब एस्ट्रोजन के इजाफे की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सा ये कम होना शुरू हो जाता है, यानी इसके इजाफे, यानी ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक के तौर पे काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। ये ओवरी का हार्मोन है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। और दूसरी बात, जब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन बढ़ती है ना, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये यूट्रस का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स एक नैरो ओपनिंग है वेजाइना से जो यूट्रस की तरफ जाती है। यहाँ पे आमतौर पर म्यूकस यहाँ पे होता है बड़ा, अब कह लें गाढ़ा म्यूकस होता है, और उस म्यूकस की वजह से यहाँ से स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाता। आमतौर पर यहाँ पे प्लग ऑफ म्यूकस अकामुलेट होता है, वो थिक म्यूकस होता है, थिक होता है, और वो चिपकने वाला म्यूकस होता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन की सिक्रेशन बढ़ती है ना, तो उस वक्त वो थिक म्यूकस थिन हो जाता है, क्रिस्टलाइन हो जाता है, यानी वो अब स्पर्म की पेनिट्रेशन को अलाउ करता है, यानी स्पर्म को गुजरने देता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब देखें ये एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही है, आगे एग ने भी रिलीज़ होना है, तो अब एग ने रिलीज़ होना है तो जाहिर बात है एग ने पेनिट्रेट करना है, तो उसके लिए सर्विक्स पे जो म्यूकस है वो थिन हो जाता है। तो ये एस्ट्रोजन की सिक्रीशन, और याद रखें पूरे साइकिल में ये जो रेड कलर में ग्राफ है आपको एस्ट्रोजन का नज़र आ रहा है, एस्ट्रोजन 2 दफ़ा इसकी सिक्रीशन बढ़ती है और 2 दफ़ा कम होती है, यानी यहाँ पे देखें बढ़ रही है, यहाँ पे कम हो रही है। और एस्ट्रोजन ही की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने की वजह से फीमेल के अंदर जो कैफियत होती है, अब कह लें दिल ख़राब होना, या जो स्लीप वेक साइकिल है, नींद की कमी बेशी वगैरह या दर्द वगैरह का होना, तो वो ही इसी एस्ट्रोजन की ज़्यादती या कमी की वजह से होता है। अब देखें एक तरफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ तक फॉलिकुलर फेज़ जो सी वो कंप्लीट होगी, उसके बाद ओवोल्यूशनरी फेज़, या इसको फॉलिकुलर फेज़ को हम एफ फेज़ भी कहते हैं और मेंस्ट्रुअल फेज़ को एम फेज़ भी कहते हैं। अब याद रखें ये जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है ना, लेटन के अंदर मेंसिस का मतलब है मंथ, मेंसिस का मतलब है मंथ, तो ये मेंसिस यानी जो ब्लीडिंग होती है मंथली होती है, तो उसी मंथ की वजह से इसको मेंसिस कहा जाता है ब्लीडिंग को, या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब आ गया जी ओवोल्यूशनरी फेज़ यानी ओ फेज़। अब पीछे देखें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन में कमी और एस्ट्रोजन में इजाफा, एक में कमी और एक में इजाफा। ये कमी और इजाफा दरअसल स्टिमुलस है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इस कमी और इजाफे के स्टिमुलस यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में कमी और एस्ट्रोजन की इजाफे की इस स्टिमुलस की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन पैदा करता है जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे आपको ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नजर आ रहा है, और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पे देखें एस्ट्रोजन की सिक्रीशन में जब बहुत ज़्यादा इजाफा होगा तो इसी वक्त पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। और ये जो अचानक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ना शुरू हो गई है, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। सर्ज कहते हैं जब किसी हार्मोन की सिक्रीशन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस LH सर्ज यानी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से फॉलिकल से एग रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें फॉलिकल की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी और उसमें से एग रिलीज़ हो जाएगा, और वो जो फॉलिकुलर फ्लूइड है ये जो ब्लू कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है ये भी रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें इस फॉलिकल से एग रिलीज़ हो गया, और एग के रिलीज़ होने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओवोल्यूशन। और वो फॉलिकल जो एग रिलीज़ करती है यानी ये जो मैच्योर फॉलिकल है, इस मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। यानी आप यहाँ पे देखें एग के रिलीज़ होने से पहले ये जो मैच्योर फॉलिकल है इसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। तो ये ओवोल्यूशन का प्रोसेस हो गया, यानी यहाँ पे ओ फेज़ हो गई। इसके बाद अगली स्टेज है ल्यूटल फेज़। अब ल्यूटल फेज़ में क्या होता है, वो फॉलिकल जो एग को रिलीज़ कर देती है वो फॉलिकल एक ख़ास येलो कलर के ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपको कॉर्पस ल्यूटियम नजर आ रहा है, यानी इस फॉलिकल ने एग को रिलीज़ किया और ये खुद किसमें कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। ह्यूमन फीमेल के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पोरेरी ग्लैंड है, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि टेम्पोरेरी ग्लैंड फीमेल के अंदर कौन सा है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम है, क्योंकि ये आर्जी होता है और ग्लैंड उस हम ऑर्गन को कहते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करता है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन पैदा करता है। यहाँ पे देखें ये कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही पैदा हुआ ये प्रोजेस्टेरोन ब्लू कलर में प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में इजाफा हो गया। अब प्रोजेस्टेरोन क्या करती है कि प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मजीद डेवलप करती है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं जैसे ही प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन में इजाफा हुआ
एंडोमेट्रियम मज़ीद डेवलप होना शुरू हो गई, एंडोमेट्रियम मज़ीद वेस्कुलराइज होगी, मज़ीद वेलवेटी होगी। यानी ये देखें यहाँ पे आखिरी स्टेज है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो सी मुकम्मल वेलवेटी वेल वेस्कुलराइज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो गई है और अब ये रेडी है एग को कंसीव करने के लिए और उसको डेवलपमेंट देने के लिए। तो एक तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम डेवलप हो गई और दूसरा प्रोजेस्टेरोन इस यूट्राइन ग्लैंड्स को यानी यूट्रस के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। और वो यूट्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, यूट्रस की कैविटी के अंदर न्यूट्रिशियस ग्लाइकोजन रिलीज करते हैं। और वो ग्लाइकोजन क्या करता है, वो जो एग फर्टिलाइज होके आ रहा होता है ओविडक्ट के अंदर से उसको न्यूट्रिशन फराहम करता है तब तक जब तक वो एग इम्प्लांट नहीं हो जाता, यानी प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो जाती। प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के बाद तो फिर वो मदर से न्यूट्रिशन लेगा, उससे पहले वो जो न्यूट्रिशियस ग्लाइकोजन है उस एग को न्यूट्रिशन फराहम करते हैं। तो ये तो तब हो। अब ये देखें ये और याद रखें जो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से तो प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन भी होगी और साथ ही एस्ट्रोजन की सिक्रीशन भी कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से पैदा होगी। अब दो कंडीशंस होती हैं, या तो प्रेगनेंसी हो सकती है या प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, तो एग केमिकल रिलीज करता है जो कि यहाँ से जाके ओवरी के अंदर वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको सिग्नल देते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन जारी रखता है। और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन का जारी रहना प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस को इंश्योर करता है, यानी प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन जारी रहती है तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती तो जाहिर बात है प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी तो वो केमिकल्स की शक्ल में सिग्नल भी नहीं आएगा कॉर्पस ल्यूटियम के पास। तो कॉर्पस ल्यूटियम देखें वक्त के साथ साथ डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो रही है, डीजनरेट हो रही है। तो जब ये डीजनरेट होगी तो जाहिर बात है प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में भी कमी आएगी। जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में कमी आएगी तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये भी डीजनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम के ऊपर सपोर्टिव इफेक्ट है प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में कमी, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे देखें एंड ऑफ द मंथ एंडोमेट्रियम डीजनरेट, यहाँ पे ब्लीडिंग दोबारा शुरू होगी, यानी मेंसेस शुरू हो गए, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो सा शुरू हो गया। और यहाँ पे जब प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ती है ना तो इसको हम सिक्रीटरी फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिक्रीटरी फेज के अंदर देखें ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन को, तो ये इसको हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं और इसको हम पोस्ट एवोल्यूशनरी फेज भी कहते हैं, यानी एग की रिलीज होने के बाद की स्टेज। अब हम ओवरी से रिलीज होने वाले एग की बात करें तो इस एग को अगर हम यहाँ पे बड़ा करके देखें तो एक एग के यानी ओवोसाइट के बिल्कुल ये बाहर की तरफ ब्लैक कलर की जो लेयर है इसे हम जोना पेलोसिडा कहते हैं। ये नॉन सेलुलर है, यानी सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होती, ये नॉन सेलुलर सिक्रीटरी ग्लाइकोप्रोटीन पर मुश्तमिल है। और ये लेयर कम्युनिकेशन करती है फोलिकल सेल्स और ओवोसाइट यानी एग और फोलिकल सेल के दरमियान ये कम्युनिकेशन करती है ओवोजेनेसिस के दौरान। और दूसरी इसके बाहर लेयर हम देखें ये रेड कलर में जो नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये सबसे इनर मोस्ट यानी जोना पेलोसिडा के बाद सबसे इनर मोस्ट सेलुलर लेयर है, ये सेल्स पर मुश्तमिल होती है और इसका काम है ये जो डेवलपिंग एग है इसको वाइटल प्रोटीन सप्लाई करना। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।